हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने एक मैप बनाया था वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, और मैंने कहा था कि अगली क्लास हमारी इसी मैप से स्टार्ट होगी। खैर वो मैप मैंने मिटा दिया था, मैं अभी फिर बनाऊंगा और उसी मैप से हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और 1526 बाबर के भारत आगमन तक इस क्लास को हम ले जाएंगे। हमारा मेन मकसद है मुगल काल तक पहुंचना, क्योंकि मुगल काल से पहले और तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य भारत में आए, गुजरात में आए, चाहे हम कहें राजस्थान में आए, कश्मीर में आए, दिल्ली में नया वंश आया, और पॉलिटिकल हो चाहे हमारे धार्मिक इतिहास की हम बात करें, बहुत सारे बदलाव आए हर प्रकार के हमारे इतिहास में। ठीक है, तो 1398 के बाद भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, और मैंने आपको बताया कि कैसे क्या हालात थे। लेकिन छोटी छोटी और बड़ी बड़ी रियासतों का जब उदय हुआ तो भारत की स्थिति फिर बदलने लगी। इकोनॉमिक हो चाहे फिर सामाजिक हो चाहे फिर धार्मिक राजनीतिक हो, हर तरह से भारत अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने लगा, सक्षम हो गया। देखो, मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिए कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है 15वीं शताब्दी के इतिहास में। बिना कश्मीर का जिक्र किए 15वीं शताब्दी का इतिहास अधूरा रहेगा, हमेशा रहेगा, आज भी है और हमेशा रहेगा। ठीक है, राजस्थान, ठीक, जिसमें मेवाड़ एक महत्वपूर्ण स्टेट है, जिसमें अभी राणा कुंभा और राणा संग्राम यानी कि राणा सांगा जैसे बड़े बड़े राजपूत राजा शासन करने वाले हैं। इसको भी हमें डिस्कस करना है, क्योंकि 1398 के बाद ये भी एक फ्री स्टेट बन गया था, स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। गुजरात, गुजरात भी एक महत्वपूर्ण स्टेट है इस समय। जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सारे के सारे राज्य स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो दिल्ली, इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इधर आ जाएं तो जौनपुर, जौनपुर पूरब का सिराज या उत्तर भारत का सिराज, सबसे महत्वपूर्ण स्टेट्स में से एक है जौनपुर। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैं एक मैप बना रहा हूँ सिलेबस की, 1526 तक हमें आज के इस क्लास को लेके चलना है। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ मैप बना रहा हूँ, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। जौनपुर, बंगाल, बंगाल में मैं उन दो महत्वपूर्ण सुल्तानों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। शायद आपने नाम नहीं सुना हो, लेकिन बहुत बड़े संरक्षक बांग्ला भाषा के और हिंदुत्व के, जो मुस्लिम थे लेकिन संरक्षण इन्होंने किया बांग्ला भाषा का और हिंदी भाषा का और हिंदी कला साहित्य का। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इनको हम अलग से पढ़ेंगे, विजयनगर और बहमनी, क्योंकि इनमें तो युद्ध चलता रहेगा पूरे टाइम। ठीक है, बाबर भी आक्रमण करता है तो वो यहाँ नहीं आता, वो उत्तर भारत में लड़ाइयाँ लड़ता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है, वो दक्षिण तक नहीं पहुँचता। ठीक है, उड़ीसा, थोड़ी सी बात हम उड़ीसा की भी करेंगे। ठीक, तो आज हम इन चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट है, राजस्थान, गुजरात बहुत इम्पोर्टेंट है, और मालवा, इसको मैं भूल गया था, इसको लिख देता हूँ। ये हमारा मैप है और ये 1398 के बाद की स्थिति है, और हमें पहुंचना है 1526 तक, यानी कि मुगल काल की स्थापना, बाबर का भारत में आक्रमण। अब आप बताओ कि मैं कश्मीर से शुरू करूं
या बंगाल से या गुजरात से। कश्मीर से शुरू करते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड, महान वादियों वाला राज्य है कश्मीर, और कश्मीर शुरू से ही भगवान शंकर का स्थान माना जाता है। शैव मत का सबसे बड़ा केंद्र कश्मीर माना जाता है, और हिंदुत्व के लिए भी कश्मीर को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर में बाबा अमरनाथ यानी कि शंकर जी, हमारे भारत के प्राण बसते हैं कश्मीर में, और कई बड़े बड़े सुल्तानों की शीतकालीन राजधानी भी कश्मीर रही है। तो कश्मीर, जब मैंने प्राचीन इतिहास पढ़ाया था कश्मीर का, और 1339 मैंने कहा था कि 1339 में इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामिक राज्य की स्थापना होती है। तो 1339 से पहले की थोड़ी सी स्थिति समझो आप, ठीक है। तो कश्मीर से शुरू करते हैं हम। कश्मीर, अब आप देखें कश्मीर को शुरू करते हैं। तो 1339 में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई है कश्मीर में। ये मैंने एक क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, ठीक है। अभी देखो कश्मीर की क्या हालत है। तो कश्मीर के बारे में और कश्मीर का जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो मिलती है महमूद गजनबी के साथ, जो व्यक्ति भारत आया था अलबरूनी, उससे मिलती है। अलबरूनी सबसे पहले कौन व्यक्ति जानकारी देता है मध्यकालीन इतिहास जो कश्मीर का है? अलबरूनी। अलबरूनी बताता है कि कश्मीर में 1325 से पहले उन लोगों तक को एंट्री नहीं दी जाती थी जो हिंदू हैं और जिन्हें जाना पहचाना नहीं जाता। यानी कि अगर आपको कश्मीर में कोई जानता पहचानता नहीं है तो राजा आपको एंट्री नहीं देगा भाई, आपको आधार कार्ड लेके जाना है। ये अलबरूनी बता रहा है। मतलब उस समय जो भी पहचान पत्र रहा होगा, आधार कार्ड तो आज का है, तो अलबरूनी ने ये बताया हमें, ठीक है। वो 1325 में आक्रमण हुआ था दलूचा का। 1325, और जैसा इसका नाम है दलूचा, वैसे ही इसने काम किया। इसने एक एक आदमी को मरवा दिया। मंगोल है ये, मंगोल आक्रमण 1325। कश्मीर में एक एक हिंदू हो मुसलमान हो सबको मरवा दिया गया। जितनी भी स्त्रियां और बच्चे थे उनको कैद कर लिया गया, और कैद करके अरब के सौदागरों को बेच दिया, ईरान में बेच दिया गया। बताते हैं कि जितने मंदिर थे सबको लूट लिया, और इसके बाद सिकंदर शाह ने तो हद कर दी। सिकंदर शाह ने हद कर दी। सिकंदर शाह ने जितनी भी कश्मीर में मूर्तियां थी सोने की चांदी की, सबको पिघलवा के धातुओं में ढलवा दिया, और पूरे मंदिर तोड़ दिए गए। लगभग 150 से ज़्यादा मंदिर जो हुआ करते थे शैव मत वालों के, सबको तोड़ दिया गया। हिंदुओं से कहा गया या तो इस्लाम को अपना लो या छोड़ के भाग जाओ, जैसा भी 370 से पहले कहा जाता था। अभी तो 370 हट चुकी है तो थोड़ी सी स्थिति बेहतर है कश्मीर में, लेकिन ये बात आज का नहीं है कि आप कश्मीर में या तो इस्लाम को अपनाओ या तो फिर कश्मीर को छोड़ के जाओ या मर जाओ। तो इस्लाम में बहुत पहले से ये चीज़ कश्मीर में रही है। और कश्मीर में सूफी संत जो बारामूला से एंट्री लेते थे, दलूचा भी यहीं से आया था, इस्लाम भी यहीं से आए थे। तो जिन लोगों ने एंट्री ली कश्मीर में, उन सूफी संतों ने तो उपदेश दिए कि भाई आप इस्लाम को अपनाओ। कुछ ने ज़बरदस्ती बल प्रयोग करके इस्लाम अपनवा लिया, क्योंकि और भी रास्ते हैं जीवन साथी अपनाने के।
आजकल देखा ना आपने। तो ऐसे करके कश्मीर से हिंदुओं का शासन खत्म हुआ और कश्मीर की जनता 1325 के बाद अब विश्वास करती भी नहीं थी कि हिंदू राजा कुछ कर पाएंगे। उन लोगों ने तो कहा कि इस्लाम अपना और बढ़िया है। कुछ लोगों ने इस्लाम को अपना लिया, कुछ लोगों ने इस्लाम को बल के आधार पे, मतलब जब उनको मारा पीटा गया तो उनने अपनाया, और कुछ लोगों ने इसलिए अपना लिया क्योंकि हिंदू का जो निम्न वर्ग है उन पर अत्याचार खुद हिंदू का उच्च वर्ग करता था, तो उनने इस्लाम अपना लिया और पूरा निम्न वर्ग, कश्मीर का पूरा के पूरा निम्न वर्ग मुस्लिम में बदल गया। ये देखो, अब सिकंदर शाह ने जो मंदिर तोड़वाए, जो मूर्तियों को पिघलवा कर सिकंदर शाह ने सिक्के बनवा लिए, ये इसकी खुद की मर्जी नहीं थी। एक हिंदू था ब्राह्मण भट्ट, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण भट्ट, इसने कहा, इसने मुस्लिम धर्म को अपनाया और इसने कहा कि सिकंदर शाह यानी कि सुल्तान आप ऐसा करो। सिकंदर शाह की खुद की मर्जी नहीं थी, ब्राह्मण भट्ट ने यह कहा क्योंकि ये अपने जो सहकर्मी थे पहले उनको परेशान करना चाहता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सतीश चंद्रा ने लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। अब हालात देखो आप कश्मीर के, अब कश्मीर की ऐसी हालत है, और इसके बाद अब हालत देखो कैसे बदलती है। अब कश्मीर में एक व्यक्ति आया जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, और आज भी लोग उसको एक महान सुल्तान यानी कि बादशाह के रूप में याद करते हैं। बादशाह और सुल्तान में अंतर ये होता है कि बादशाह का मतलब होता है महान सुल्तान, और सुल्तान का मतलब केवल एक सुल्तान होता है यानी कि राजा, लेकिन बादशाह बोल दिया मतलब महान सुल्तान। ये बादशाह और सुल्तान में अंतर होता है। कश्मीर में आया कश्मीर का अकबर, ये था जैन उल आबदीन। ठीक है, मैं अभी कश्मीर पढ़ा रहा हूँ, फिर इधर भी चलेंगे, इधर भी ध्यान देंगे। जैन उल आबदीन, ये 1409 से 1470, डेट में दिक्कत रहती है, कहीं 2 कहीं 9 कुछ भी मिल जाता है। ठीक है, डेट पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। देखो, कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन, ये बनाया अब कश्मीर का सुल्तान। इसने सिकंदर शाह के पूरे जितने भी काम थे, जितनी भी उसकी नीतियाँ थी, सबको बदल दिया। इसने हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी करवाई। इसने 150 मंदिर बनवाए। अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है कि 150 मंदिर जैनुल आबदीन ने कश्मीर में वापस बहाल करवाए, हिंदुओं की घर वापसी करवाई। कश्मीरी पंडितों को जिनका निर्मम दमन करवाया था भट्ट ने, ब्राह्मण भट्ट ने और सिकंदर शाह ने, उन लोगों को वापस कश्मीर बुलाया और उनसे कहा कि आप हिंदू धर्म अपनाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, इसने जजिया कर खत्म करा। इसने हिंदुओं पर जो टैक्स लगता था, तीर्थ यात्रा कर लगता था, उसको भी समाप्त करवा दिया। इसलिए इसे एक महान बादशाह के रूप में आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं, और जैन उल आबदीन को एक महान सुल्तान बताते हैं। कश्मीर का अकबर, अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी धर्मों का ये सम्मान करता है, अकबर की तरह महान बादशाह है। ठीक है, जैन उल आबदीन ने संगीत को संरक्षण दिया। इसने राज तरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास है, उस कश्मीर के इतिहास का फारसी में अनुवाद करवाया और मध्यकालीन इतिहास राज तरंगिणी में जोड़ा इसने। ठीक है, राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया, महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। समझे बात को, इसलिए तो महान है। जब मानसिंह तोमर को ये पता चला, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, जिन्हें ध्रुपद संगीत का जन्मदाता माना जाता है, कि भाई कश्मीर का जो जैन उल आबदीन, इसे संगीत बहुत पसंद है, तो इसने संगीत के ग्रंथ भेजे
कश्मीर 2 ग्रंथ और उनका जैनुल आबादीन ने फारसी में अनुवाद करवाया। ये काम किए जैनुल आबादीन ने, इसलिए जैनुल आबादीन बहुत प्रसिद्ध है कश्मीर में, आज भी याद करते हैं लोग। इसका सबसे मस्त काम था जो बूलर झील है, इसके बीच में एक टापू है, उस पर इसने एक महल बनवाया और उस पर एक मस्जिद बनवाई। बहुत सुंदर नमूना था। इसने मंगोल आक्रमण हुए उनको असफल किया, तिब्बत को जीता, जबकि बताते हैं कि ये एक अच्छा सैनिक नेता नहीं था, लेकिन इसने उसके बाद भी देखो तिब्बत को जीता है, मंगोल आक्रमण को असफल किया है। इसका मतलब अल्लाह की रहमत थी जैनुल आबादीन पे। तो हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता। एक व्यक्ति के पीछे, एक समुदाय के पीछे, एक छोटे से ग्रुप के पीछे पूरी कौम को बदनाम करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, ये था कश्मीर का इतिहास। और इसके बाद तो फिर कश्मीर मुगलों तक सुल्तानों के हवाले हो गया। ये था कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से शुरू करते हैं, जिसमें मेवाड़ और मालवा की दुश्मनी बहुत फेमस है। और सबने अभी भी सुना होगा कि राणा कुंभा और महमूद खलजी का युद्ध हुआ। महमूद खलजी ने राणा कुंभा से युद्ध किए, लेकिन निर्णायक युद्ध कभी नहीं हुआ। मैं आपको अभी कहानी सुनाता हूँ। देखो, मेवाड़ की स्थापना बप्पा रावल ने की थी, और ये कुछ 7वीं शताब्दी के आसपास की बात है। ठीक है, और इनका अंतिम शासक था रतन सिंह। याद करो, अलाउद्दीन खिलजी आया था युद्ध करने, अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में रतन सिंह को हराया था, पद्मनी के लिए आक्रमण किया था, ऐसी कहानी है, जबकि वो झूठ है। तो रतन सिंह अंतिम सुल्तान था। इसके बाद सिसोदिया आए, सिसोदिया के बाद और भी सुल्तान आए। ठीक है, तो रावल, बप्पा रावल ने स्थापना की थी और रतन सिंह अंतिम सुल्तान था। मेवाड़ को जो एक शक्तिशाली राज्य बनाने का काम किया वो था मोकल और लाखा का। मोकल और लाखा 2 राजपूत राजा थे। इन लोगों ने मेवाड़ को बहुत शक्तिशाली बनाया। ठीक है, लेकिन इनके भी बीच में हमेशा लड़ाई। राजपूतों की सबसे बड़ी कमी ये रही कि वीरता उनके पास थी, ईश्वर की दी हुई शक्तियाँ उनके पास बहुत सारी थी, लेकिन वो आपस में दुश्मन थे। मोकल और लाखा, इनकी दुश्मनी मारवाड़ से हुई। मारवाड़ ये भी राजस्थान का ही है। ठीक है, तो मारवाड़ से दुश्मनी हुई तो मोकल भाग के मारवाड़ गया, मारवाड़ी चला गया। ठीक है, और बहुत फिर लड़ाई झगड़ी हुई। फिर बना इसका जो राजा राणा कुंभा। इसने एक स्वतंत्र शक्तिशाली मेवाड़ की स्थापना की। मेन व्यक्ति यही है जिसको हमें पढ़ना है, राणा कुंभा। इसने ही विजय स्तंभ बनवाया था। और विजय स्तंभ इसलिए नहीं बनवाया था क्योंकि इसने महमूद खलजी को हराया। महमूद खलजी को राणा कुंभा ने कभी नहीं हराया। लड़ाई छुटपुट हुई, लेकिन जो ओरिजिनल लड़ाई थी वो राणा सांगा ने लड़ी थी, इसने नहीं लड़ी। इसकी दुश्मनी थी क्योंकि मोगल भाग के गया था मारवाड़, मारवाड़ से में मालवा, इसने कहा छोड़ दे, इसने नहीं छोड़ा। दुश्मनी इस कारण थी। ठीक है, तो राणा कुंभा की और महमूद खलजी, जो मालवा का सुल्तान था, महमूद खलजी ऐसा लिखाएगा ना, महमूद खलजी, लेकिन दुश्मनी केवल एक हद तक थी। ठीक है, फिर राणा कुंभा की हत्या कर दी दाऊद ने, माफ करना ऊदा ने, जो इसी का लड़का था। गद्दी प्राप्त करने के लिए ऊदा ने राणा कुंभा को मार दिया, अपने ही पिता को मार दिया। और ऊदा के बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, आपस में राजपूत लड़ते रहे। और राणा कुंभा का एक पोता था राणा संग्राम या राणा सांगा। इसने मेवाड़ में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, जिसने 1517 में
खतौली का युद्ध लड़ा और 1517 में महमूद खिलजी के साथ युद्ध लड़ा और महमूद खिलजी को अंतिम रूप से परास्त राणा संग्राम ने किया था, राणा कुंभा ने नहीं किया। ठीक है। 1517 खतौली का युद्ध हुआ, दिल्ली का इब्राहिम लोधी और राणा संग्राम मेवाड़ दोनों के बीच में खतरनाक युद्ध हुआ था और 1517 में इसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। ये थी मेवाड़ की कहानी। देख लो, हम पहुंच चुके हैं 1526 के आसपास। अब इसके बाद अच्छा शासन प्रशासन मेवाड़ में चलता है। ठीक है। अब आए अपन गुजरात की तरफ। गुजरात में जिन लोगों को मैं पढ़ाऊंगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मुजफ्फर शाह। ठीक है, जिसे जफर खां भी कहते हैं। आजम शाह और एक है महमूद बेगड़। इन लोगों को पढ़ना है। ये तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मुजफ्फर शाह, आजम शाह और महमूद बेगड़। मुजफ्फर शाह, तुम नाम देख रहे हो, इस्लामिक नाम लग रहा है, ये राजपूत है। इसने फिरोज शाह तुगलक के यहाँ अपनी बहन की शादी भी की, क्योंकि इसने इस्लाम धर्म अपनाया। ये मूल रूप से राजपूत है। मुजफ्फर शाह, जफर भाई, जफर जुफारी, गर्व पिक्चर वाला नहीं है। इसने मुजफ्फर शाह ने क्या किया कि राजपूत होते हुए इस्लाम को अपना लिया। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक परेशान करता था और फिरोज शाह तुगलक से अपनी बहन की शादी की, तब जाके ये चैन से अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर पाया और ये तो स्थापना करके ही निपट गया मुजफ्फर शाह। आजम शाह बना अब राजा। आजम शाह इतना खतरनाक व्यक्ति साबित हुआ हिंदू धर्म के लिए, जो राजपूत था। इतना खतरनाक व्यक्ति साबित होगा, अभी देखो। आजम शाह बना है सुल्तान, जो एक राजपूत है और इसका पोता है। ये ध्यान रखना, मुजफ्फर शाह का पोता है। इसने सिद्धपुर पर हमला किया। गुजरात की कहानी है, गुजरात चल रहा है, ये ध्यान रखना। गुजरात की कहानी है। तो इसने सिद्धपुर पे हमला किया, पूरे मंदिर तोड़ दिए। इसको मध्यकालीन इतिहासकारों ने कहा कि तू कैसा हिंदू है भाई। इसको धर्मांध कहा, इसको कट्टर कहा, इसको हिंदू धर्म के लिए खतरा बताया, जबकि ये हिंदू है, राजपूत है। आजम शाह ने आसपास के जितने भी हिंदू राजा थे उन पे जजिया कर लगाया, जो अभी तक किसी इस्लामिक राजा ने गुजरात में लगाया नहीं था। पहली बार एक राजपूत जिसने इस्लाम धर्म अपनाया गुजरात में जजिया कर लगाया। इसने पूरे मंदिर तोड़ दिए, इसने मालवा पे आक्रमण किया, इसने गुजरात के आसपास जितने भी छोटे छोटे रियासत थे सब पे आक्रमण करके सबको जीत लिया, शक्तिशाली राज्य बना लिया और सबसे ये जजिया कर ले रहा है। पूरे मंदिर तोड़ दिए। गुजरात में जितने भी सुप्रसिद्ध मंदिर थे, द्वारका तक का मंदिर नहीं छोड़ा, आजम शाह ने तोड़ दिया। ये हिस्ट्री है, मेंस में लिख सकते हो आप ऐसा जाके जो मैं बोल रहा हूँ। सिद्धपुर सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। आशापुरी मंदिर और द्वारका मंदिर, इन सबको तोड़ा। और ये भी खुद के कहने पे नहीं कर रहा, इसके हिंदू मंत्रियों के कहने पे कर रहा है। देख लो आप। और इसके बाद बना है सुल्तान महमूद बेगड़। और महमूद बेगड़ ने जो हद की है वो किसी हिंदू राजा ने या इस्लामिक राजा ने अब तक तो नहीं की थी। महमूद बेगड़
इसकी इतनी लंबी लंबी मूछें हैं, इतने लंबे लंबे बाल हैं, इसके मूछों के बारे में बताया जाता है कि सिर पे लपेट के पगड़ी बना लेता था। खाने के नाम पे ये कम से कम 150 केले खाता था, दिन भर में 15 किलो खाना खाता था। रात को सोते समय इसके टेबल के आसपास, मतलब यहाँ ये सोता था, मांस के ढेर रखे जाते थे ताकि ये खाना खा सके। महमूद बेगड़, अब आप देखो, आदमी है। और महमूद बेगड़ ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किए वो थे मालवा पे आक्रमण। मालवा को जीत लिया, मेवाड़ से दुश्मनी, मेवाड़ पे भी हमला किया। महमूद बेगड़ ने किसी को नहीं छोड़ा, पूरा गुजरात जीता, पूरा गुजरात। अभी तक गुजरात में केवल जो सेंट्रल गुजरात है वहाँ तक ही सीमित थे जितने भी सुल्तान। इसने पूरा गुजरात जीता, मालवा पे आक्रमण किया। और महमूद बेगड़ का सबसे खतरनाक हमला था मंदिरों पे। इसने भी मंदिर, इतने मंदिर तोड़े, इतने मंदिर तोड़े कि क्या कहें हम। महमूद बेगड़ गुजरात के सबसे फेमस सुल्तानों में एक है और सबसे लंबा शासनकाल भी महमूद बेगड़ का रहा। इसको बेगड़ क्यों कहते हैं? इसको बेगड़ कहने का कारण है इसकी उम्र। और कुछ लोगों ने कहा है कि इसकी जो दाढ़ी थी वो पूंछ की तरह थी। इसकी दाढ़ी जो थी वो पूंछ की तरह थी और पूंछ को बेगड़ कहा जाता था, इसलिए इसे महमूद बेगड़ कहा जाता था। कुछ का कहना है कि उम्र के कारण इसका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए इसको महमूद बेगड़ कहा जाने लगा। ये महमूद बेगड़। महमूद बेगड़ ने भी बहुत सारे मंदिर तोड़े, द्वारका पे हमला करा, मूर्तियों को, पूरी मूर्तियों को तोड़ दिया। जबकि ये हिंदू से परिवर्तित मुसलमान है और ये सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं हिंदुओं को और हिंदू धर्म के मंदिरों को। ये गुजरात की कहानी। महमूद बेगड़ 1527 तक शासन करता है। ये थी कहानी गुजरात की। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के पहुँचते हैं मालवा तक। मालवा तरफ चलते हैं अब। मालवा, देखो अब मालवा की कहानी। ये मालवा, मालवा में हम पढ़ेंगे होशंग शाह को और महमूद खिलजी को। ठीक है, और एक व्यक्ति है मेदिनी राय, जिससे बाबर का चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। इतने लोगों को हम पढ़ेंगे। होशंग शाह को कौन नहीं जानता? होशंग शाह को सब जानते हैं, बहुत फेमस व्यक्ति होशंग शाह। जो होशंग शाह है इसकी राजधानी थी मांडू में और इसे फिरोज शाह तुगलक ने भेजा था राज्यपाल बना के, जिसने होशंगाबाद शहर की स्थापना करी। यानी कि नाम उसका नर्मदापुरम था, उसको बदल के होशंगाबाद कर दिया था, होशंग शाहबाद। अब होशंगाबाद से वापस नर्मदापुरम हो गया। इसने लड़ाई लड़ी गुजरात से। गुजरात से बहुत दुश्मनी थी और गुजरात में जो मुजफ्फर शाह था, मुजफ्फर शाह ने गुजरात पे आक्रमण किया, होशंग शाह को कैद करके ले गया और उसको बंद रखा। बाद में उसको छोड़ दिया होशंग शाह को। होशंग शाह वापस आया और होशंग शाह को कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाया। होशंग शाह ने जो काम किया वो था मांडू में अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनवाना। होशंगाबाद में होशंग शाह का फोर्ट है, इसने क्या किया है? स्ट्रक्चर बनवाए हैं, स्ट्रक्चर्स बनवाए। ठीक है, और इसने होशंग शाह फोर्ट बनवाया, होशंग शाह किला। ठीक है,
ये सब बनवाए थे इसने, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। और महमूद खिलजी की कहानी ये है कि महमूद खिलजी की दुश्मनी मेवाड़ से रही, और मेवाड़ में जो लोग थे वो कौन थे? राजपूत। तो राजपूतों से दुश्मनी महमूद खिलजी की रही, वो रही थी लाखा और मोकल के कारण, क्योंकि वो मारवाड़ भाग कर आए, मारवाड़ से वापस यहाँ आए। और मारवाड़ से भी मेवाड़ की दुश्मनी रही, क्योंकि मालवा और मेवाड़ दोनों मारवाड़ और मालवा दोनों मिलके मेवाड़ पर हमला करने की प्लानिंग करते थे। तो महमूद खिलजी ने युद्ध लड़ा था 1517 में। 1517 में इसने युद्ध लड़ा किससे? मेवाड़ के राणा सांगा के साथ, और हार गया। इसके बाद बना था सुल्तान महमूद खिलजी, माफ कीजिए महमूद द्वितीय। महमूद द्वितीय ये शासक बना 1517 के बाद। तो इसका जो मंत्री है हिंदू मंत्री मेदिनी राय, इसने हेल्प की थी कि तू बन सुल्तान, और ये सुल्तान बना। तो महमूद द्वितीय कुछ नहीं कर पाता है, तो मेदिनी राय ने इससे सत्ता छीन ली, और इसने पानीपत के पहले युद्ध में तो कोई काम नहीं किया। जो खानवा का युद्ध हुआ तो राणा संग्राम का साथ दिया था मेदिनी राय ने, इसलिए 1517 में, माफ कीजिए 1528 में चंदेरी पे बाबर ने आक्रमण किया था। वो बाबर को मैं पढ़ाऊंगा फिर जब मुगल काल पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतिहास था कहाँ का? हमारे मालवा का। अब हमारे पास दो बचे हैं, इनको और 1526 तक ले जाना है। इसमें इम्पोर्टेंट है जौनपुर। बंगाल तो खैर स्वतंत्र राज्य रहेगा, जौनपुर इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं मैप के हिसाब से। जौनपुर, जौनपुर, अब जौनपुर को देखो आप। जौनपुर, इसकी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का श्रेय है मलिक सरवर, ठीक है, या फिर मलिक सक्सर्क, ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। जौनपुर की स्वतंत्र सत्ता, दिल्ली से रिश्ता तोड़ दिया। 1398 में आक्रमण हुआ था किसका? तैमूरलंग का। तैमूरलंग के बाद मलिक सरवर या मलिक सर्क ने जौनपुर में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, और इतना सुंदर बनाया जौनपुर को, इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर्स बनाए, हिंदू इस्लामिक कला के इतने अच्छे अच्छे नमूने बनाए कि जौनपुर को पूरब का सिराज, पूरब का मोती कहा जाने लगा। उत्तर भारत का या पूर्वी भारत का मोती। जौनपुर को क्या कहा जाता था? पूरब का मोती, ठीक है, यह सिराज, ध्यान रखना। मलिक सरवर ये किन्नर था, ये भी ध्यान रखो, किन्नर था ये, ठीक है। अब इनको सरकी क्यों कहते हैं? देखो ये सर्क है ना, इसी से सरकी साम्राज्य आया। और इब्राहिम शाह सरकी, इसके बाद इब्राहिम शाह सरकी, इसने तो सरकी एम्पायर ही लॉन्च कर दिया, सरकी एम्पायर। उस सरकी एम्पायर की खासियत ये रही कि इनने केवल और केवल आर्ट पे काम किया। इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में, इधर देखो, अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई, ठीक है। झंझीरी मस्जिद इसी ने बनवाई, ठीक। और इब्राहिम शाह ने लाल दरवाजा, कभी कभी इसे लाल किला भी कहते हैं, लाल फोर्ट भी कह देते हैं, लाल दरवाजा इसने स्टार्ट किया था, लेकिन इसको बाद में पूरा दूसरे व्यक्ति ने करवाया, ठीक है। तो ये मस्जिद बनवाई, बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर्स बनवाए। बताया जाता है कि इन लोगों ने मंदिर पे भी काम किया था, लेकिन मंदिर मिलते नहीं हैं,
ठीक है। इब्राहिम शाह सरकी के बाद हुसैन शाह सरकी, इसके बाद मोहम्मद शाह सरकी, मोहम्मद शाह सरकी, और इसके बाद महमूद सरकी, ये सुल्तान बने। केवल और केवल आर्किटेक्चर पे काम किया और कोई काम नहीं है। दिल्ली पे आक्रमण किया इब्राहिम शाह सरकी ने, दिल्ली पे आक्रमण किया, फेल, क्योंकि भाई तुम कहाँ से लड़ पाओगे, तुम जौनपुर तक ही रहो, कोई मतलब नहीं है इधर आगे आने से, ठीक है। तो इसने दिल्ली पे आक्रमण किया लेकिन उसका कोई फायदा रहा नहीं, ठीक। तो ये थी जौनपुर की कहानी, और जौनपुर अलग रहा। देखो बाबर का आक्रमण होगा लेकिन जौनपुर थोड़ी ना जाता है वो, लेकिन 1526 तक हमें इतिहास लेके चलना है क्योंकि हमें मुगल काल स्टार्ट करना है, ठीक है। आगे देखो अब बंगाल की कहानी। आज की क्लास का अंतिम टॉपिक बचा है बंगाल, और बंगाल में मुझे जिन सुल्तानों को पढ़ाना है आपको, वो है, देखो आजम शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इनको पढ़ाना है। मैंने अभी जो उसको पढ़ाया था गुजरात में, वो आजम शाह नहीं था, वो अहमद शाह था, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा नाम एक जैसा लग है इसलिए दिक्कत हो गई। बंगाल, बंगाल में हम इन दो व्यक्तियों को पढ़ेंगे। बंगाल देखो, आजम शाह और अलाउद्दीन हुसैन शाह। 1340 में बंगाल स्वतंत्र हुआ था। आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे जब गयासुद्दीन तुगलक आया था, जीत के गया था, लेकिन उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये 1340 में स्वतंत्र हो गया। हाजी इलियास, जिसने शमसुद्दीन के नाम से बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, और उन्हीं के वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है आजम शाह और अलाउद्दीन हुसैन शाह। आजम शाह बहुत ईमानदार है, गीता पर हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, ऐसा ईमानदार व्यक्ति है। आजम शाह इतना ईमानदार था कि इसने एक बार एक विधवा के बेटे को मार डाला, तो आजम शाह को काजी ने बुलाया, तो ये गया साधारण कपड़े पहन के, एक सुल्तान के बेस में नहीं गया। इस पे जुर्माना लगाया काजी ने, सजा सुनाई। इसने कहा कि अगर मैं एक सुल्तान हूं तो भी मेरा सर कलम कर दिया जाए अगर मैं गलत हूं तो। इसके लिए याद किया जाता है आजम शाह को। आजम शाह ने चीन के साथ रिश्ते बेहतर कर लिए, ये देखो, ये सबसे बड़ी खासियत थी बंगाल की। चीन के साथ जब रिश्ते बेहतर हुए तो चीन से व्यापार बढ़ा, विदेश व्यापार, और बंगाल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेट बन गया। ये खासियत थी आजम शाह की, ठीक है। इसने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, बांग्ला भाषा को बढ़ावा दिया। इसके समय बड़े बड़े जो मंत्री थे वो हिंदू हुआ करते थे, हिंदुओं को उच्च पद देता था। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान इतना नहीं था जितना आज है। मैंने कश्मीर पढ़ाया है और मैंने पढ़ाया अब आजम शाह को, अपन खुद देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इतना ज़्यादा नहीं था जितना हमें अभी बताया जाता है, लगभग लगभग था, इतना नहीं था। तो इसने बांग्ला भाषा को बढ़ावा दिया आजम शाह ने, खास बात, ठीक है। इसके समय न्याय मंत्री सुहा भट्ट था। इसके बड़े बड़े अर्थशास्त्री और कोषाध्यक्ष वो भी हिंदू हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि इस्लाम है तो
हिंदू मुसलमान होगा। कहाँ होता है, हमने तो नहीं देखा, करवाते हैं लोग, होता नहीं है। ठीक है, बांग्ला भाषा को बढ़ावा दिया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ये बना सुल्तान, इसने बांग्ला भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। अलाउद्दीन हुसैन शाह देखो, कहाँ कहते, कौन कहता है कि मुसलमान और हिंदू और ये इतिहास में लड़ते थे? कुछ लड़ते थे, सब थोड़ी ना लड़ते थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में रूपा और सनातन दो भाई, इनको संरक्षण दिया। बहुत सारे ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। बहुत सारे ग्रंथों को इसने फारसी भाषा में ट्रांसफर किया। ये खास बात युद्धों की नहीं है कि इनने युद्ध लड़े, खास बात ये है कि इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा दिया। ये लोग आपस में नहीं लड़े, ये खास बात है, इसलिए इतिहास में हम इनको याद कर रहे हैं। मैं इसलिए इनको पढ़ा रहा हूँ, लड़ाई से इनका लेना देना नहीं है। असम, यहाँ पर हमला किया इन लोगों ने, लेकिन यहाँ के जो हिंदू राजा थे वो थे बहुत खतरनाक। इनने हमला किया, इसको जीता, लेकिन असम से वापस हार गए। असम ने एक फिर से साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये लोग उड़ीसा भी आए, इनने उड़ीसा जीता। विजयनगर पे आक्रमण की प्लानिंग, लेकिन हार गए। उड़ीसा को जीते, टैक्स लेके चले गए। ये हुआ है, ये थी कहानी। ये हम पहुंच चुके हैं 1526 तक, यानी कि 1526 के आसपास तक। ये जितने भी शासक हैं ये सब 1526-25 के आसपास जाके अपनी कहानी को ख़त्म कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मकसद कि हम हमारे इस इतिहास को 1526 तक लेके चलें, क्योंकि हमें मुगल काल स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।